हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लीगल चैनल सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में। आरजेएस 2025 की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, मेंस की डेट। और ये मेंस की डेट डिक्लेयर होने के बाद बहुत से बच्चे बहुत टेंशन में, सर इतनी जल्दी कैसे सिलेबस कवर करेंगे, इतनी सारी चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ना छूट जाए, तो ये टेंशन सबके मन में रहती है। तो उसी टेंशन को दूर करने के लिए हम ये लेक्चर सीरीज आपके लिए लेके आए। इस लेक्चर सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए इन सभी एक्ट्स में जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट मैनर में, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर किया जाएगा ताकि आप क्या करो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर देने जाओ। क्योंकि देखिए, जब भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बारी आती है तो पूरा गेम होता है कॉन्फिडेंस का। कई बार होता है कि दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने बराबर पढ़ाई की, लेकिन एक का कॉन्फिडेंस हाई है, एक का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि जिसका कॉन्फिडेंस हाई है वो एग्जाम क्लियर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, वहां पे जब 3 घंटे में आपको बैठ के सब कुछ लिखना होगा ना, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, और जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है उस प्रेशर में ब्रेक कर जाएगा। तो अपन को घबराना बिल्कुल नहीं है, प्रेशर में तो बिल्कुल ब्रेक नहीं होना है। अगर आप इतने छोटे से प्रेशर से ब्रेक हो गए तो आने वाले टाइम में जब आप जज बनोगे तो आपको कितना ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है? तो उस प्रेशर को कैसे झेल पाओगे? तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है। ये तो बहुत सा प्रेशर है, 3 घंटे में आपको अपनी नॉलेज दिखानी है, ये कोई प्रेशर नहीं है। असली प्रेशर आएगा जॉब को आपको क्वालिफाई करने के बाद। तो यहां पे इस प्रेशर से बिल्कुल मत घबराओ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, फुल तैयारी के साथ जाओ, और देखना ये जॉब आप जरूर सिक्योर करोगे। तो यहां पे आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आपने पूरा सिलेबस, इंपॉर्टेंट चीजें उसमें से जो अच्छे से कवर कर लिए, तब आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे यस आई कैन क्रैक आरजेएस 2025। और काम में आपकी हेल्प करेंगे हम लोग। कैसे? यहां पे सारा मटेरियल, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेके आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। लेकिन आपको बस एक छोटा सा काम करना है। क्या है वो छोटा सा काम? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि आपकी भी हेल्प हो। जब आप सब्सक्राइब करोगे आपको सारे लेटेस्ट वीडियो मिलेंगे, सारे लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे, और जो आपकी हेल्प करेंगे किसमें? एग्जाम में। और जब आप इन वीडियोस को शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो देखिए उनकी भी हेल्प होगी। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना जितना मेहनत का काम है उतना ही लक का भी काम है। तो आप अब अपना लक कैसे बदलोगे? अपने कर्म से, ठीक है? बोल दो ना कर्मा, अगर कर्मा सुधारोगे आपका लक भी सुधरेगा। तो आपको क्या करना है, इन सारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ताकि वो भी तो पढ़े, उनको भी तो अपॉर्चुनिटी मिले उस कॉन्फिडेंस के साथ इस एग्जाम को क्रैक करने की। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है और पूरा देखना है, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर जाओ, ठीक है? तो देखिए, ये जो लेक्चर सीरीज है इसके अंदर हमने क्या किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, और ऑलरेडी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए और अपने नोट्स बनाइए, ताकि वो सारी डॉक्ट्रिन्स को आप कवर कर पाओ। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और ये जो वीडियो है 2 पार्ट में होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हम 4 to 5 डॉक्ट्रिन को डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग डॉक्ट्रिन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोनों पार्ट को जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। जो सबसे पहली डॉक्ट्रिन है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखिए, नाम सुन के आपको पता चल रहा है बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो ढांचा है, मेन बॉडी है वो। अब ये मेन बॉडी क्या है? देखिए, अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल डाले, ठीक है? और उन बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। तो ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मूलभूत ढांचा। अब देखिए, अगर मैं किसी भी बिल्डिंग की बात करूं तो उसका मूल ढांचा क्या है? उसकी नींव है। आप नींव को नहीं हिला सकते, उसके अलावा आपको पूरी बिल्डिंग में जो भी चेंजेस कर रहे हैं करो, रिनोवेट करना है करो, किसी दीवार को तोड़ना है तोड़ दो, किसी दीवार में बीच में छेद करके आपको खिड़की बनानी है बनाओ, पोर्शन तोड़ के आपको पूरा का पूरा गेट निकालना है करो, जो करना चाहते हो करो। लेकिन अगर आपने नींव में थोड़ी भी छेड़छाड़ की तो पूरा का पूरा घर गिर जाएगा। तो इसलिए आप क्या नहीं कर सकते हो, नींव में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, नींव को बचा के रखना है। तो वैसे ही ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है कि आप चाहो जो चीज करो कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत जो ढांचा है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ये बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में। अब हम इसको फॉर्मली भी देख लेते हैं क्या है डॉक्ट्रिन। पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट अमेंड बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस डॉक्ट्रिन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। अब देखिए, आपको पता है
ये हमारा आर्टिकल 368 है, जिसके अंदर पार्लियामेंट को पावर दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। लेकिन इस पावर का इस्तेमाल करते हुए आप कॉन्स्टिट्यूशन कितना चेंज कर सकते हो, वो बात की गई है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में। क्योंकि अगर आपने अनलिमिटेड पावर दे दी तो कल को कोई भी गवर्नमेंट आएगी और उनको अपने फायदे दिखेंगे तो वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा ही चेंज कर देंगे, तो यहां तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस रीजन की वजह से क्या किया गया, ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डाली गई। अब ये डॉक्ट्रिन आई कैसे है, क्योंकि देखिए कोई भी डॉक्ट्रिन है किसी पर्टिकुलर आर्टिकल में लिखा नहीं होता, किस आर्टिकल में बेसिक स्ट्रक्चर है, इस आर्टिकल में सेपरेशन है, इस आर्टिकल में एक्लिप्स है, नहीं, ये कहां से, इंटरप्रिटेशन की। तो इंटरप्रिटेशन कौन देता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो वैसे हम देखते हैं कि डॉक्ट्रिन आई कैसे है। तो इस डॉक्ट्रिन के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, लेकिन हम 3 मेजर जजमेंट्स को कवर करने वाले हैं ताकि आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में आ जाए और उसके पीछे का लॉजिक भी समझ में आए। देखिए सबसे पहला जजमेंट है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, जो आ गया था इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद। जब हमारा 1950 में हमने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मली कंप्लीटली अडॉप्ट किया, 26 नवंबर 1949 को हमने कुछ पोर्शन है उसको अडॉप्ट कर लिया था। तो अगर आप प्रियम्बल देखोगे तो वहां तो लिखा होता है 26 नवंबर 1949, लेकिन हम हमारा जो इंडिपेंडेंस है उसके अलावा रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी 1950, वहां से हमने सेलिब्रेट करना चालू किया था रिपब्लिक डे। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया एज बाय प्रियम्बल 26 नवंबर 1949, लेकिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी 1950। इसके पीछे का रीजन यही था कि हमने 1949 को कुछ प्रोविजन है उनको इंप्लीमेंट कर दिया था, बट रिमेनिंग प्रोविजन कहां से स्टार्ट हुए थे, 1950 से। इसीलिए हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को, ना कि 26 नवंबर को। तो अब क्या है, आपने 26 नवंबर 1949 को क्या किया, 26 नवंबर 19 हमने अपना और देखिए 1951 के बहुत समय नहीं लगा पहला जजमेंट आने में। अब ये आया क्यों, ये भी समझ लेते हैं। देखिए जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो जो हमारी जनता थी, जो हमारे सिटीजन थे, उन्हें ये उम्मीद थी कि हमें ये इंडिपेंडेंस ना सिर्फ अंग्रेजों से मिल रही है, बल्कि जो जमींदार है, जागीरदार है, जिन्होंने पूरी जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, अमीर बन के बैठे हुए, उनसे भी हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी, इस पूरे सिस्टम से हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी। तो जब अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, अब ये जो होप थी लोगों की उसको फुलफिल करने का पूरा जिम्मा था किसका, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ओरिजिनली उसमें टोटल 8 शेड्यूल हुआ करते थे। धीरे धीरे समय की जब जरूरत पड़ी तो हमने टोटल ये शेड्यूल बना दिए 12, यानी कि 4 नए शेड्यूल ऐड कर दिए। उनमें से एक शेड्यूल है शेड्यूल 9, जो बात करता है कि भैया अगर कोई भी एक्ट आपने शेड्यूल के अंदर डाल दिया तो फिर उस एक्ट का आप जुडिशियल रिव्यू नहीं करवा सकते, यानी कि जो एक्ट है वो पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा, उसकी वैलिडिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा शेड्यूल 9। अब ये शेड्यूल 9 आया क्यों, देखिए हमारे पास पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था आर्टिकल 19 के अंदर। आर्टिकल 19 में हमारा एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, यानी कि हमारा फंडामेंटल राइट हम जितनी चाहे उतनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अब ये कॉन्ट्रडिक्शन में आ गया, किससे, लोगों की उम्मीदों से, कि जो जागीरदारों की जो जमीन है उसमें से हमें हमारा हिस्सा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा था हमारे फंडामेंटल राइट और लोगों की उम्मीद में। तो यहां पर बैलेंस बनाने के लिए क्या किया गया, 9th शेड्यूल डाला गया और यहां पे लैंड रिफॉर्म एक्ट थे वो यहां पर डाले गए कि भैया हम लैंड रिफॉर्म करेंगे और आप उन लैंड रिफॉर्म एक्ट को क्या नहीं कर सकते हो, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हो। ओके, तो अब यहां से कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट हो गए। जिन लोगों ने बड़ी बड़ी जमीनें होल्ड की हुई थी, अब उनकी जमीनें छीनी जाने लगी तो उनको दिक्कत हुई, तो वो गए सुप्रीम कोर्ट के पास कि सर बचाओ हमें, हमारी जमीन को छीना जा रहा है, और जबकि आर्टिकल 19 में हमारे पास हमारा फंडामेंटल राइट हमें दिया है, तो ये क्या हो रहा है, सर आप ही बचाओ, गवर्नमेंट तो हमें लूट लेगी। तो जब ये यहां पर मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी देखो एक बहुत अच्छी बात समझी। उन्होंने क्या समझा, उन्होंने ये जो बेसिक सिचुएशन है देश की उसको समझा, उन्होंने लोगों की उम्मीदों को समझा कि अगर आज हमने लोगों को उनका हक नहीं दिलवाया तो हो सकता है कि जो इंडिपेंडेंस हमने अंग्रेजों से ली, कल को ये जो हमारे इंडियन सिटीजन है वो क्या करेंगे, हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे कि नहीं, हमें तो तुमसे भी इंडिपेंडेंस चाहिए। तो उन्होंने इस पूरे बैकग्राउंड को समझा और समझते हुए उन्होंने क्या बोला कि देखिए, थमिए, रुकिए,
यहां पर जो है आर्टिकल 368 है वो पावर दे रहा है किसको, पार्लियामेंट को, कि जो चाहे वो कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट को चाहें तो कर्टेल कर सकते हैं, पार्लियामेंट के पास पावर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे जो हमारा आर्टिकल 13 है वो ये बोलता है कि जो फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं कर सकता। तो जब यहां पे ये वर्ड लिखे हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक बात और बोल दी, क्या बोला कि लॉ दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के लॉ है, पहला है आपका ऑर्डिनरी लॉ, और दूसरा है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये बोला गया कि जो आर्टिकल 13 है वो बात करता है ऑर्डिनरी लॉ की, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट कोई ऑर्डिनरी लॉ बनाएगी और अगर उसने फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया तो फिर हम यहां पे उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे और वो आर्टिकल 13 से हिट होगा। बट अगर गवर्नमेंट ने कोई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बोले तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, अगर उन्होंने वो किया तो आर्टिकल 13 के एम्बिट में नहीं आएगा, इसलिए गवर्नमेंट चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को निराशा हो गई, जो बड़े बड़े जमींदार थे उनको तो बहुत निराशा हुई ना, भैया हमने इतने सालों से जो लोगों का खून पसीना की जो उनकी जो मेहनत थी उसके बदले में हमने जमीन बनाई, वो हमसे छीनी जा रही है। मेहनत की लोगों ने, खून पसीना बहाया किसी और ने और जमीन इकट्ठी की हमने, तो हमारा तो भारी नुकसान हो रहा है। हमने इतने लोगों को क्या किया, कुचला, ठीक है, उनको परेशान किया, ठीक है, और उससे जमीन बनाई। तो हमने तो इतनी मेहनत की है, मेहनत तो लगती है ना लोगों को परेशान करने में, ठीक है, उनको बंधुआ मजदूरी करवाने में, उनसे उनकी जमीनें छीनने में मेहनत तो लगी। अब जो हमने मेहनत की है वो हमसे छीनी जा रही है, लेकिन क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो बोल दिया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे और भी लॉ आते गए अलग अलग स्टेट के अंदर और उनको सबको शेड्यूल 9 के अंदर डाला जाने लगा। अब जब ये डाला जाने लगा तो बहुत सारे अलग अलग जजमेंट्स आए और इनमें सेम बात रिपीट हुई, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के पास पावर है, चाहे अमेंडमेंट करते रहे। तो ये जजमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट लैंडमार्क जजमेंट को, वो है आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। अब यहां पे एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच में। उन्होंने कुछ बातें बोली। पहली बात उन्होंने बोली, जो आर्टिकल 368 है, जो मैंने बोला कि यहां पे पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 368 में, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब आप आर्टिकल को ढंग से पढ़ो, जो उसकी हेडिंग है उसमें लिखा हुआ है प्रोसीजर। अगर आप ओरिजिनल आर्टिकल 368 पढ़ोगे, अभी वाला वर्जन नहीं, ओरिजिनल आर्टिकल 368, तो वहां पे पावर वर्ड यूज में नहीं था, वहां था प्रोसीजर। तो आईसी गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप किस हक से, किस पावर के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो, हमें आप जरा ये बताओ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर तो आपको 368 में है ही नहीं, वो तो प्रोसीजर दिया हुआ है। और अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप अमेंड कैसे कर रहे हो? तो यहां पे आईसी गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, जो पार्लियामेंट ये अमेंड कर रही है वो सही नहीं है, आप अमेंड नहीं कर सकते हो। तो यहां से बहुत बड़ा भूकंप आने वाला था, क्योंकि अगर ये जजमेंट दे दिया तो इसका मतलब क्या था, प्रीवियस 17 सालों में जितने भी लॉ बने हैं उन सबको चेंज करना पड़ता। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तो बवाल मच जाएगा, जितनी जमीन छीनी है वो वापस से देनी पड़ेगी, और जिन लोगों को मिली थी वो जमीन, जब आप उनसे अब ये जमीन छीनोगे तो फिर वो आंदोलन करेंगे। तो उन्होंने एक चीज बोली, क्या बोली, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का जो प्रिंसिपल है वो यहां पे इंप्लीमेंट किया गया कि भैया ये जजमेंट आने से पहले जितने भी लॉज बन चुके हैं, जितने चेंजेस हो चुके हैं वो होने दो, हमें दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आप फ्यूचर में नहीं कर सकते, यानी कि 1967 में जजमेंट आने से पहले जितने भी लॉज आए थे वो सारे वैलिड है, उनको हम छेड़ नहीं रहे। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं लेकर आ सकती, पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती, हुआ आईसी गोलकनाथ के अंदर। ओके, था सेकंड जजमेंट। थर्ड जजमेंट केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसमें फिर से चेंज आया, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, बहुत सारी चीजें बोली, और ये जो जजमेंट है और भी डिफरेंट वे में खास है। कैसे? ये जजमेंट है जिसके अंदर अभी तक ये हाईएस्ट बेंच बैठी थी 13 जजेस की, और ये जजमेंट आया था 6-7 के रेशो से, यानी कि अगर एक भी जज अपना पॉइंट ऑफ व्यू इधर से इधर कर देता तो फिर ये जजमेंट ही पूरा उल्टा हो जाता। आज जो हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वो होती ही नहीं हमारे सामने, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन आई थी इस वाले जजमेंट से, केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला से वो डॉक्ट्रिन निकल के आई थी। ओके, तो अब क्या हुआ कि यहां पे वही लैंड रिफॉर्म एक्ट आने लगे, केरल के अंदर लैंड रिफॉर्म एक्ट
बताया केशवचंद्र भारती जो है एक मठ के क्या हुआ करते थे, हेड हुआ करते थे, हेड हुआ करते थे। तो उनसे जब मठ की जमीन को तो उन्होंने केस फाइल कर दिया। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आईसी गोलकनाथ में जो बोला गया ना कि पावर नहीं है, नहीं नहीं वो गलत चीज है, पावर आर्टिकल 368 में ही है, और जो पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो जो चाहे वो चेंज कर सकती है, लेकिन उनको स्ट्रक्चर चेंज कि यानी कि जो मूलभूत ढांचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज नहीं किया जा सकता। आप उसके ऊपर जो भी है चेंज करो, मूलभूत ढांचे को चेंज नहीं करोगे। और उसमें उन्होंने एक स्मार्टनेस दिखाई, बहुत ज्यादा समझदारी का काम किया। वो काम क्या किया, उन्होंने ये बोल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम अभी नहीं बता रहे, हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। यानी कि गवर्नमेंट जब भी कोई ऐसा काम करेगी, पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ पास करेगी जो सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि यार ये लॉ तो गलत है, तो क्या करेंगे, उसको चुपचाप डाल देंगे किसमें, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर। और आप देखोगे जब से केशवचंद्र भारती आया और तब से लेके आज 2025 बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे क्या बना दिया गया, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया गया। तो ये हमारी पहली डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सेकेंड डॉक्ट्रिन है हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ठीक है, अब देखो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या बोलती है, एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ inconsistent with the constitutional fundamental rights is not void but becomes dormant or eclipsed. This means the law is not dead and can be revived and become operative again if the conflicting fundamental right is amended or removed from the constitution. आर्टिकल 13(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस डॉक्ट्रिन से डील करता है। अब देखिए जैसे मैंने बोला ना, आर्टिकल 13 ही पूरे फसाद की जड़ है। आर्टिकल 13 में बोला गया कि आप कोई भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करते हुए ना तो लॉ बना सकते हो, और अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है तो वो भी आप उस इनकंसिस्टेंसी तक वॉइड मानोगे। अब क्या हुआ देखो, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो इंप्लीमेंट हो रखे थे। हमारा आईपीसी हो गया, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टीपी और बहुत सारे लॉज हुआ करते थे। अब उन लॉज को क्या बोला गया, अब देखिए अब वो लॉ है और हमारे पास अब कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है जिसमें हमारे पास फंडामेंटल राइट है। अब वो लॉ बनाए थे अंग्रेजों ने अपने बेनिफिट के लिए बनाए, तो हो सकता है ना उस लॉ का कोई प्रोविजन फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा हो, काट रहा हो, उसके कॉन्ट्रडिक्शन में हो। तो यहाँ पे ये आर्टिकल डाल के बोला गया, देखिए उस लॉ का जो पर्टिकुलर प्रोविजन हमारे फंडामेंटल राइट में, उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप क्या कर दोगे, एक्लिप्स कर दोगे, छुपा दोगे, और वो डोरमेंट पोजीशन में रहेगा। और जैसे ही फ्यूचर में अगर फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया, हटाया, और उसकी वजह से वो पॉइंट, वो जो प्रोविजन है वो वैलिड हो गया, तो वापस से आप उस प्रोविजन को क्या कर दोगे, इंप्लीमेंट कर दोगे। आपको नया लॉ लाने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखिए एक्लिप्स कैसे काम करता है, ये आपका सूरज है, ठीक है, ये आपका चांद हो गया और ये आपकी अर्थ हो गई। ठीक है, अब आप क्या मान के चलो, क्या मानोगे आप कि ये है आपका लॉ। ठीक है, ये क्या है आपका लॉ, ये मानो आप वैलिडिटी, वैलिडिटी का प्रकाश है, और बीच में आ गया आपके फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये आ गया आपके फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 13 सिंपल सी बात बोलता है, ये वैलिडिटी की किरणें जब इस लॉ के ऊपर पड़ेगी तो जहां जहां पे ये किरणें पड़ रही है पूरी तरीके से वैलिड है। बट अगर आपका ये जो लॉ है फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रावेंशन में आ गया, ठीक है, तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, वहां पे ग्रहण लग जाएगा। आपको ऐसा थोड़ी ना कि इसको काट के अलग कर देना, नहीं। जब अर्थ पे सोलर एक्लिप्स लगता है तो क्या अर्थ का वो पार्ट क्या गायब हो जाता है, क्या कट जाता है, क्या नहीं कटता ना, वो वहीं रहता है। और जैसे एक्लिप्स हटता है वैसे वो वापस से वहां पे रोशनी हो जाती है। तो यही बात यहां पर बोली गई कि जब एक्लिप्स लगेगा तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो डोरमेंट पोजीशन में रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। लेकिन जैसे ही ये फंडामेंटल राइट यहां पे आपने कर्टेल करके फंडामेंटल राइट यहां से आपने गायब कर दिए, ठीक है, ये हो गया यहां से गायब, तो अब आ गया फंडामेंटल राइट यहां पर। तो यानी कि अब पूरी की पूरी जो रोशनी है वो इस लॉ पर पड़ेगी और पूरा का पूरा लॉ वैलिड माना जाएगा। यानी कि आप उस पार्ट को हटा नहीं रहे हो, बस वो डोरमेंट पोजीशन में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, उसको वैसे के वैसे आपने रखा हुआ है। ओके, ये आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इसके जजमेंट देख लेते हैं, केशव महादेव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसके अंदर क्या हुआ था कि भैया जो हमारे पेटिशनर है उन्होंने क्या किया था, कुछ पैम्पलेट इशू किए थे 1949 के अंदर, है ना, यानी कि हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन आया था उससे पहले, और उनके ऊपर इस एक्ट के अंदर इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1931 के अंदर लिया गया।
अब क्या था ना, उसका जो प्रोविजन था वो डायरेक्टली वॉयलेशन में था किसके, आर्टिकल 19(1) यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे केशव माधव मेनन ने ये बोला कि सर यहाँ पे क्या है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये जो लॉ है, इसका जो पर्टिकुलर पार्टी है मेरे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, तो आप मेरे ऊपर जो इलीगल एक्शन लिया जा रहा है उसको हटाओ। क्यों? क्योंकि अब मुझे फंडामेंटल राइट मिल चुके हैं। तो यहां पर क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोला कि हम यहाँ लगाएंगे कि भैया कि वो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज है ना, वो सिर्फ इन डोरमेंट पोजीशन में, वो इलीगल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो क्या है डोरमेंट पोजीशन में। और जैसे फंडामेंटल राइट हटेंगे वैसे ही वो वापस से इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे। और आपके ऊपर एक्शन कब लिया गया था? जब आपके पास फंडामेंटल राइट नहीं था। तो क्योंकि आपके ऊपर एक्शन तब लिया गया जब फंडामेंटल राइट नहीं था, तो अब फंडामेंटल राइट मिलने की वजह से आपके ऊपर से वो जो एक्शन है उसको हटाया नहीं जाएगा। तो ये बोला इसके अंदर, क्योंकि वो लॉ तो वैलिड अभी भी है, वो प्रोविजन वैलिड अभी भी है, बट वो डोरमेंट पोजीशन में, और क्योंकि आपके ऊपर एक्शन लिया गया था फंडामेंटल राइट आने से पहले, तो वो लॉ आपके ऊपर पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लैंडमार्क जजमेंट है आपका भिकाजी नारायण धारकास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955 का। इसके अंदर क्या किया गया था कि यहाँ पे अमेंडमेंट के थ्रू मोनोपोली क्रिएट कर दी थी ट्रांसपोर्ट में। तो जब ये किया तो 19(1)(g) जो बात करता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड, उसके ऊपर क्या लग गया, रिस्ट्रिक्शन लग गया। तो वापस से यही बोला गया कि भैया जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज है ना, उसमें आप डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है वो अप्लाई करोगे। ओके, क्या करोगे, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई करोगे, और जैसे ही आपका फंडामेंटल राइट वहां से रिमूव होगा वैसे ही वो लॉ को आप वापस से इंप्लीमेंट करना चालू कर दोगे। तो ये है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और सेवरेबिलिटी जो है सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, बस काम करने का तरीका अलग है। कैसे? एक्लिप्स में आप क्या कर रहे थे, लॉ को हटा नहीं रहे थे, अमेंड नहीं कर रहे थे, वो पोर्शन अभी भी वहां पर ही है। लेकिन सेवरेबिलिटी में क्या हो रहा है, आप उसको तोड़ के अलग कर रहे हो। कैसे? इसका मैं एग्जांपल देता हूं। देखिए, पुराने जमाने में क्या होता था, अगर आपके हाथ में कुछ इंफेक्शन हो गया है और उसकी दवाई नहीं, इलाज नहीं, तो क्या करते थे, हाथ को काट देते थे। और अभी भी वही होता है, कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया जिसका कोई इलाज नहीं, तो आपके हाथ या पांव को काटना पड़ जाता है। तो आप ये मान के चलो जो आपका ह्यूमन बॉडी है, पूरा जो शरीर है वो एक लॉ है, ठीक है। और अब क्या हुआ है, उस लॉ में कुछ इन्फेक्शन हो गया, यानी कि वो जो पार्ट है वो क्या हो गया, आपके फंडामेंटल राइट से डायरेक्टली कॉन्ट्रावेंशन में आ गया है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये बोलती है कि आप उस पार्ट को क्या करो, तोड़ के अलग कर दो, ताकि वो जो पूरा लॉ है वो तो क्या मान लिया जाए, वैलिड माना जाए, बस उस पर्टिकुलर पार्ट को आप तोड़ के अलग करो, ताकि रिमेनिंग प्रोविजन क्या हो जाए, पूरी तरीके से वैलिड मान ली जाए। ओके, ये है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इफ एनी ऑफ द लॉज enforced in India are inconsistent with the provisions of fundamental right, they shall to the extent of that inconsistency be the whole law or act would not be held invalid, but only the provisions which are not in consistency with the fundamental right, उतने ही पोर्शन को आप क्या मानोगे, इनवैलिड मानोगे। If the valid and invalid part are so closely mixed up with the each other that it cannot be separated, then the whole law or act will be held invalid. Courts apply a doctrine of severability to decide whether the remaining provisions can still stand on their own. If the rest of the law is meaningful and functional, only the problematic section is removed. यानी कि कोर्ट क्या देखेगा कि भैया जैसे मेरे पास ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसका कुछ एक पर्टिकुलर प्रोविजन है जो इनवैलिड है, फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रावेंशन में आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि अगर हमने वो सेक्शन रिमूव कर दिया, वो रिमूव करने के बाद भी क्या जो रिमेनिंग लॉ है क्या वो इंप्लीमेंट हो सकता है, क्या जो उसका मेन पर्पस था क्या उसको अचीव किया जा सकता है क्या? अगर किया जा सकता है तो आप पूरे के पूरे लॉ को इनवैलिड नहीं करोगे, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगाओगे और उस पर्टिकुलर प्रोविजन को क्या कर दोगे, इनवैलिड बना दोगे। ठीक है, अब इसके अपन जजमेंट देखते हैं। ठीक है, और मैंने ट्राई किया है कि दो ऐसे लैंडमार्क जजमेंट उठाऊं जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े हो, ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा जजमेंट याद ना करना पड़े। पहला जजमेंट है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इसके अंदर आपको याद होगा क्या हुआ था कि भैया जो सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी है उसमें एक पर्टिकुलर पोर्शन को इनवैलिड कर दिया गया था। सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी बोलता है अननेचुरल सेक्स, यानी कि अगर आपने अननेचुरल सेक्स किया यानी कि कार्नल सेक्स किया है
अब देखो जो सेम जेंडर वाले पीपल है, ठीक है, अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो कार्नल इंटरकोर्स करेंगे वो। तो अगर आप एक ब्लैंकेट प्रोविजन बना दोगे, सभी को आप ऑफेंडर मानोगे, तो जो हमारा थर्ड जेंडर है, ठीक है, उनको भी आपको जेल में डालना पड़ेगा। तो क्या किया गया, सिंपल सा बोल दिया गया भैया पूरा प्रोविजन इनवैलिड नहीं है, बस हाँ अगर कोई भी कंसेंट अडल्ट है और कंसेंट के साथ अगर वो ऐसा इंटरकोर्स कर रहे हैं तो वो वैलिड है। तो यानी कि आपने पूरे प्रोविजन को इनवैलिड नहीं बताया, बस जो छोटा सा पोर्शन था उसको इनवैलिड कर दिया। ओके, सेकंड है आपका की होतो होलोहुन वर्सेस जाइचिलू। क्या है, की होतो होलोहुन वर्सेस जाइचिलू। बड़े यूनिक नाम है, इसलिए मैंने जजमेंट उठाया ताकि आपको यूनिक नाम से ही याद रहे। इसके अंदर क्या हुआ था, हमारा जो 10th शेड्यूल है जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं, उसका जो पैरा 7 है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। क्योंकि जो पैरा 7 है वो कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर को छीनता है, और के बाद जो जजमेंट्स आए थे उनमें हेल्ड किया था कि जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है ना कोर्ट की, वो अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यानी कि जब 10th शेड्यूल का पैरा 7 आपकी जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन रहा है, यानी कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। इसलिए क्या गया, पूरे के पूरे 10th शेड्यूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पैरा 7 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को अप्लाई किया गया। ओके, उसके बाद है हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। यानी कि देखिए गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, ये 3 ऑर्गन है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ये बोलती है कि भाई ये 3 ऑर्गन जो है ना, ये अपने अपने हिसाब से अलग अलग काम करेंगे, कोई भी एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा। और ना ही अगर कोई इंडिविजुअल जुडिशरी में काम कर रहा है तो एग्जीक्यूटिव में एट द सेम टाइम अपॉइंट नहीं हो सकता, अगर वो एग्जीक्यूटिव में काम कर रहा है तो लेजिस्लेचर में अपॉइंट नहीं हो सकता। तो ये बोलती है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्ट सेंस में हमारे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। तो इसका आंसर है नहीं। इंडिया के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एप्लीकेबल तो है लेकिन स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं है। कैसे, यानी कि हमारे जो 3 ऑर्गन है ये अलग अलग तो काम करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो काम है वो ओवरलैपिंग है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे जो लेजिस्लेचर है यानी कि जो पार्लियामेंट में मेंबर जाते हैं हमारे पास एमएलए और एमपी, वो कौन होते हैं, लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। लेकिन अगर आपको पता हो, उन्हीं एमपी से हम बनाते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। वो कौन है, एमपी तो है, और जो एमएलए है उससे हम बनाते हैं चीफ मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर। तो यानी कि जो आपके लेजिस्लेचर है वही आपके एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट बन गए, राइट। और वहां पे क्या हुआ, फिर जो हमारी जुडिशरी है वो जब लॉ को इंटरप्रेट करती है तो वो क्या करती है, लॉ भी तो बनाती है, कई बार वो गाइडलाइन भी देते हैं, तो वो क्या करते हैं, लॉ बनाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग है, लेकिन बट फिर भी क्या है, हम सेपरेशन ऑफ पावर को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो इसका आंसर बनता है वो ये बनता है, वी डू नॉट फॉलो सेपरेशन ऑफ पावर इन अ स्ट्रिक्ट सेंस बट वी फॉलो चेक एंड बैलेंस। यानी कि क्या करते हैं, तीनों ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस करते हैं कि भैया तू सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, सही से काम नहीं करेंगे तो तुम्हें हटा देंगे। तो हम फॉलो करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस रादर देन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, क्या चीज क्लियर हो गई है। और इसकी एक छोटी सी झलक आपको देखने को मिलती है आर्टिकल 50 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 50 सिंपल सी बात बोलता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। यानी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का मेल नहीं होना चाहिए, ये दोनों अलग अलग रहेंगे, ये कभी सेम नहीं हो सकते। तो सेपरेशन ऑफ पावर की एक छोटी सी झलक आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, लेकिन इंडिया में हम स्ट्रिक्ट सेंस में सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो की हमारी लास्ट डॉक्ट्रिन। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिमेनिंग डॉक्ट्रिन से जो बेसिकली रिलेटेड है आपके सेंटर और स्टेट रिलेशन से, उनसे हम डील करने वाले हैं। तो उस पार्ट को भी मिस मत करना, और जितने भी हम ये वीडियोस लेके आए उनको जरूर से जरूर देखना, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ये यहाँ पे खड़े होकर मैं लेक्चर ले रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, उससे मुझे तो कुछ बेनिफिट मिल नहीं रहा है,
पूरा बेनिफिट आपका है। आप ये वीडियोस देखोगे, नोट्स बनाओगे, प्रिपेयर करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं करोगे तो नुकसान भी आपको होगा। तो आपको क्या करना है, इन वीडियोस को पूरा देखना है, नोट्स बनाने और प्रिपेयर करना है, नहीं तो हमारी भी मेहनत बेकार जाएगी और आपका ये अटेम्प्ट बेकार जाएगा। तो आपको ना सिर्फ खुद के लिए करना है बल्कि हमारी मेहनत उसकी भी रेस्पेक्ट करते हुए आपको ये वीडियोस जरूर देखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई डॉक्ट्रिन्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।